गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं? मैं फिर से आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी आपके अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पर चलते हैं क्लास में। जो कि हमारी आज की क्लास में रहेगा। आज का टॉपिक है एजुकेशन एंड सोशल चेंज। जो हमने लास्ट पढ़ा, लास्ट की क्लास थी हमारी फैक्टर अफेक्टिंग सोशल चेंज। कौन कौन से फैक्टर जो सोशल चेंज है, चेंज जो हमारा समाज परिवर्तित होता है हर पल, हर टाइम, एवरी टाइम जब चेंजेस होते रहते हैं तो वो उसमें किस किस फैक्टर ने क्या क्या काम करता है, कैसे करता है, किस तरीके से करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा और पढ़ा। अभी हम एजुकेशन कैसे इसमें एजुकेशन और सोशल चेंज क्या है, एजुकेशन कैसे जो है समाज में परिवर्तन करती है, एजुकेशन का क्या मेन रोल होता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो बेसिक मेन टूल्स है वो, चाहे आपकी टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपकी कोई भी, जितनी भी हमने उसमें अफेक्टिंग उसमें पढ़ा था, अफेक्टिंग फैक्टर्स में पढ़ा था, जितनी भी चीज़ें थी, चाहे आपकी पॉलिटिक्स थी, चाहे आपका डेमोक्रेटिक है, चाहे आपका इकोनॉमिक है, चाहे आपकी टेक्नोलॉजी है, तो ये सब जितनी भी थी वो सब कैसे इफेक्ट डाल रही थी थ्रू एजुकेशन के। अब एजुकेशन एक कहते हैं ना, जो बहुत ही इफेक्टिव टूल्स है समाज सोसाइटी में जो चेंजेस लाने के लिए। आप यहाँ पर जैसे, और समाज सोसाइटी का एक डीप रिलेशन होता है। जो सोसाइटी है उसका एजुकेशन के साथ, और एजुकेशन के साथ सोसाइटी का, दोनों का एक कहते ना डीप रिलेशन है। दोनों एक दूसरे की को इन्फेक्ट करते हैं, दोनों का इन्फ्लुएंस एक दूसरे पर होता है। तो यहाँ देख लेते हैं, देयर इज अ डीप रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल चेंज। एनी any society fulfill its need appreciations only एस्पिरेशन ओनली थ्रू एजुकेशन। मतलब ये जो भी सोसाइटी की अपनी अपनी जो नीड्स होती हैं, अपनी जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं, वो किससे फुलफिल करती है? एजुकेशन से। जो एजुकेशन है एक पावरफुल वेपन्स है। पावरफुल वेपन्स इसीलिए बोला गया है कि हर जगह एजुकेशन ही है, और एजुकेशन के थ्रू ही सोसाइटी अपनी चीज़ों को, अपनी जिस तरह की सोसाइटी को नीड होती है वो वैसे ही सिस्टम अपना बनाती है। अगर हमें एक सोसाइटी को, जब हम कहते हैं कि हमें डॉक्टर की आवश्यकता है, हमारी सोसाइटी को एक इंजीनियर की आवश्यकता है, एक टीचर की आवश्यकता है, एक डॉक्टर की आवश्यकता है, एक लीडर की हमें नीड है। तो जब इन सब चीज़ों की नीड है, और ये हमारी जो ये नीड है वो करती है एजुकेशन, फुलफिल करती है, तो एजुकेशन के थ्रू हम करते हैं। तो जो सोसाइटी है वो एजुकेशन की वैसे ही सिस्टम बनाती है एजुकेशन का। तो और इसमें ऑल द फंक्शन ऑफ एजुकेशन can be expressed in two categories. One is social control and the other social change. सोशल चेंज। अब सोशल कंट्रोल क्या है? सोशल कंट्रोल से तो इनकी क्या हो रही है? सेफ्टी हो रही है। किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, इट्स बिहेवियर पैटर्न एंड मेथड्स ऑफ फंक्शन। जो भी इसका मीनिंग है कंट्रोल, सोशल कंट्रोल का, कि इससे इसकी इन सब की क्या होती है? सेफ्टी होती है, रक्षा होती है ना। नेक्स्ट है सोशल चेंज। अब इनमें परिवर्तन किस किस में? चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, इट्स बिहेवियर पैटर्न एंड वर्किंग। जो भी सोसाइटी की अपनी मूल्य या अपनी वर्किंग मेथड्स होते हैं, जो विधियां होती हैं, जो कार्य विधि होती है किसी भी सोसाइटी के, या जितनी भी जो भी उसके बिलीव्स होते हैं, जो भी उसके पैटर्न्स होते हैं, जो भी, उन सब में ये परिवर्तन होता है।
नेक्स्ट है, अब हम ये सब चीजें हैं कि एक एजुकेशन की जो प्रोसेस है, जैसे कि सोसाइटी कंटिन्यू प्रोसेस है, सोसाइटी कंटिन्यू चेंज होती है, कंटिन्यू डे बाय डे चेंज होती है, हर पल चेंज होती है, तो वैसे ही एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो भी कंटिन्यू नॉन स्टॉप चलता रहता है, चाहे वो फॉर्मल वे में चले, चाहे इनफॉर्मल वे में चले, और चाहे नॉन फॉर्मल वे में चले, तो किसी भी सिचुएशन में एजुकेशन की प्रोसेस भी चलती रहती है। तो जब एजुकेशन की प्रोसेस चलती रहती है तो यहाँ पर ये इम्पैक्ट डालती है। अब आता है कि हाउ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ डू ह्यूमंस डेवलप। अब ह्यूमंस जो है, जो सोसाइटी का एक मेंबर है ना, वो मेंबर तभी कहलाया जाता है जब वो सोसाइटी की जो व्यवस्थाएं हैं, सोसाइटी का जो सिस्टम है उसको फॉलो करे। तो वो कैसे अपने आप को सोसाइटी में रह के कैसे डेवलप करेगा, जब उसके आपके जो पार्टिसिपेट करेगा किसमें, सोशल कॉन्शियसनेस, लैंग्वेज, लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट्स, कस्टम्स, बिलीव्स, फेथ और आइडियल्स और वैल्यूज, जो भी हमारी सोसाइटी के आदर्श हैं, जो भी मूल्य हैं, जो भी मोरलिटी है, जो भी आपकी बिलीव्स हैं, उनको एक्सेप्ट करेगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा। वो वो तभी अपने आप को डेवलप कर पाएगा, तभी वो सोसाइटी का मेंबर बनेगा, जब इन सब चीज़ों को, जो सोसाइटी के कस्टम्स हैं, जो सोसाइटी के बिलीव्स हैं, उनको एक्सेप्ट करेगा, और उनको एक्सेप्ट करके ही वो अपने आप को डेवलप करेगा। अब यहाँ पे बात आती है एजुकेशन की। अब एजुकेशन कैसे यहाँ पे रोल अदा कर रही है, जब वो चीज़ों पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो जो शिक्षा है, शिक्षा कैसे वो की शिक्षा, जो एजुकेशन है वो अपना, अगर वो व्यक्ति जो ह्यूमन है, जो अपने आप को डेवलप किया, उसने अपने आप को डेवलप कर रहा है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी के, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी के नॉर्म्स के, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी की डिमांड के, तो जब वो ये कर रहा है तो वो फील करेगा। वो फील कैसे करेगा, अगर कोई जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है ना, एक पर्सन है, अब वो सोसाइटी का मेंबर है, सोसाइटी की सारी चीजों को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही अब वो फील करेगा जो सोसाइटीज में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सोसाइटी के लिए कहते ना, हमें समाज का एक ऑनेस्ट सिविलियंस बनना है। तो कैसे बनेगा, जब वो अपनी सोसाइटी को, अपना जो उसका ऑनेस्टी है, उस सोसाइटी के साथ जो उसका बिहेवियर होगा, वो उसको अच्छे से फुलफिल करेगा। अब जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो सोसाइटी के लिए उसकी फीलिंग्स हैं, वो अगर रखता है उनके लिए, तो वो उसकी हेल्प भी करेगा। कहीं सोसाइटी में एक अपने जो मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी के अदर मेंबर्स हैं, उनके साथ अपना जो बिहेवियर है उसको अच्छे से रखेगा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेगा, उनके साथ लव अफेक्शन रखेगा, उनके साथ वो ब्रदरहुड रखेगा, तो वो सोसाइटी का की फीलिंग्स जो हैं, जो अदर मेंबर्स की सुख दुख में, कहते हैं ना, सुख दुख में साथ निभाना, तो वो जब इन सब चीजों को करेगा, जो उसकी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सेप्ट करेगा, और उनको एक्सेप्ट करके उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। तो वो कैसे करेगा, ये जो फीलिंग्स है उसके अंदर कैसे आएंगी, वो तभी आएंगी जब वो एजुकेशन लेगा, एजुकेटेड होगा किसी ना किसी तरीके से, जब उसके अंदर मॉरलिटी होगी, जब उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा, जब उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। अब वो कैसे होगा, वो थ्रू एजुकेशन के। तो एजुकेशन आपको कैसे डेवलप कर रही है ह्यूमन को, और ह्यूमन कैसे डेवलप हो रहा है एजुकेशन के थ्रू। तो यहाँ पर जब ह्यूमन डेवलप होगा तो डेफिनेटली सोसाइटी उसकी, क्योंकि बिकॉज वो सोसाइटी का मेंबर है, अब वो सोसाइटी भी उसकी वैसे ही डेवलप होगी। अगर हम जाते हैं अब इसमें एंशियंट टाइम में, अगर हम पुराने अपना हिस्ट्री पर थोड़ा एक अपनी नज़रें डालते हैं, तो हम देखेंगे कि जो हमारे कहते हैं ना, उस टाइम पे
एशियन टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे जब पुराना टाइम था, जो एशियन टाइम है, उस टाइम में रिलीजियस बेस्ड, क्या ना, रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन थी। क्योंकि उस टाइम जो हमारा जो कल्चर था सिर्फ रिलीजियस को मानता था, तो हमारी सोसाइटी थी, सॉरी, जो हमारी सोसाइटी थी वो रिलीजियस बेस्ड थी। अब सोसाइटी ने किस पे फोकस किया? एजुकेशन जो बना कि जो सिस्टम किया एजुकेशन का, वो रिलीजन बेस्ड किया। जो एजुकेशन के करिकुलम थे, एजुकेशन का जो एम रखे, एजुकेशन का जो मेथड्स थे, वो आपके उसके बेस्ड रखे, धर्म से रिलेटेड, है ना, कि अनुष्ठान, मतलब तरह तरह के अनुष्ठान कर रहे हैं, बच्चे को वैसे ही सिखाया जा रहा है, वैसे उसकी टीचिंग मेथड्स हैं, उसको सिर्फ रट्टाफिकेशन किया जा रहा है, उसे रटाई जा रही हैं चीज़ें। तो उस टाइम पे और उसको धर्म जो रिलीजियस था उस पर फोकस किया गया। तो उस टाइम की जो हमारी एजुकेशन थी वो धर्म प्रधान थी, मतलब रिलीजियस उसमें मेन फोकस किया गया उस पर, रिलीजियस पे। अब धीरे धीरे फिर चीजें चेंज हुई। अगर हम देखते हैं चारवाक फिलॉसफी की बात करते हैं, अगर चारवाक फिलॉसफी क्या कहती है, भाई उस टाइम उस धर्म बेस्ड हो गया, तो धर्म से रिलेटेड सारी चीजें हो रही थी, सारा कुछ उस पर फोकस किया। चारवाक इसके अगेंस्ट में यहाँ पर ही चारवाक फिलॉसफी आती है। चारवाक फिलॉसफी क्या कहती है? वो कहती है कि खाओ पियो मौज करो। उसकी वो भौतिकतावादी मेटेलिक फिलॉसफी थी वो। तो उसने कहा कि नहीं, कि सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने आप को त्याग करो, अपनी चीजों को करो, अपनी लाइफ ही न जियो। चार्वाक दर्शन ने कहा खाओ पियो मस्त रहो। तो उस टाइम की उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी हो गई? मेटेलिक, कि आपको भौतिक सुख सुविधाओं, जो ह्यूमन है उसको कितना सुख सुविधाओं को भोगने वाली एजुकेशन हो गई। तो वैसी ही एजुकेशन को फोकस किया गया। अगर हम फिर बात करते हैं आइडियलिज्म की, आइडियलिज्म फिर स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। तो आइडियलिज्म ने स्पिरिचुअलिटी वाली एजुकेशन दी। उसने कहा कि सब कुछ जो मेटेलिक लाइफ है बेकार है, सब वेस्ट है। आप ऐसी बच्चे के जो एजुकेशन हो, वो मोरलिटी होनी चाहिए, वो मोक्ष, वो कहते हैं ना मोक्ष प्राप्ति, एक साल्वेशन प्राप्ति होनी चाहिए। तो ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था की आइडियलिज्म ने। वो कहते हैं कि जो भी कुछ है वो स्पिरिचुअलिटी है, वो जो मेटेलिक लाइफ है वो समाप्त हो जाएगी एक दिन। तो आपके अंदर मोरलिटी हो, ऐसी एजुकेशन हो, ऐसे उसकी करिकुलम होना चाहिए, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ऐसी टीचिंग्स मेथड होने चाहिए। तो फिर वैसे ही समाज का इम्पैक्ट आया, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग मुड़े। तो जैसे जैसी एजुकेशन हमारी आती गई, प्रैग्मेटिज्म आया, आपका नेचुरलिज्म आया। नेचुरलिज्म ने कहा कि आप नेचर में एजुकेशन दो, वहां फिर नेचुरलिज्म की तरफ आप मुड़ गए। फिर वहां समाज, हमारा सोसाइटी नेचर को प्रायोरिटी दी। प्रैग्मेटिज्म आया तो उसने अपना क्या ना प्रयोजनवाद, प्रयोग, एक्सपेरिमेंटल डेमोक्रेसी पर उसने इम्पैक्ट डाला। तो फिर उस टाइम की सोसाइटी वैसे हो गई। अब ऐसे ही अगर हम और बात करते हैं, जो बुद्धिज्म आया था, बुद्धिज्म ने भी क्या कहा? बुद्धिज्म ने एक जाति बंधनों को तोड़ा, है ना। भाई उससे पहले जो बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, जाति बंधन बहुत टाइट थे, बहुत समाज की जो जो एकदम कहते ना हर चीज में कर्म कांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो उसके अगेंस्ट में ही आपका जो 6th सेंचुरी थी, 6th और 7th सेंचुरी में आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म आया। अब जैनिज्म ने कहा कि नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, आप ह्यूमैनिटी देखिए, आप एक मानवतावाद, आप एक अहिंसावादी। उन्होंने अपने कितना वो कुछ अपने उनके प्रिंसिपल, उन्होंने 10 प्रिंसिपल्स दिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सबको एक समान समझो, सब एक समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई किसी में भेदभाव नहीं करिए। तो फिर वैसी ही एजुकेशन की व्यवस्था की गई उस टाइम पे। कोई कास्टिज्म नहीं, जाति बंधनों को, जितनी भी हमारी बैड एविल्स थी जो सोसाइटी में चल रही थी उस टाइम पे, उनको वो समाप्त करने के लिए बहुत सारी चीजें आई।
बहुत सारा उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स में ये चीजें कहा कि किसी को दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। उन्होंने ऐसे अपने जो प्रिंसिपल्स दिए, उन्होंने कहा कि ये चीजें आप अहिंसक मतलब हिंसक मत बनिए, अहिंसावादी बनिए। तो बहुत सारे यहाँ पर फिर बौद्धिज्म की जो शिक्षा है। अब जो बौद्धिज्म की जो शिक्षाएं थी, हम देखते हैं कि जो उस पे अशोक सम्राट अशोक थे, जो कि बिंदुसार के पुत्र थे। तो उन्होंने भी उन्होंने अपने अ, अपने उन पर उनका जो बौद्धिज्म है, बौद्धिज्म की जो शिक्षाएं थी, उन पर इतना इम्पैक्ट आया कि जो खून खराबा था, जो कलिंग युद्ध अगर बात करते हैं कलिंग युद्ध की, तो कलिंग युद्ध में उन्होंने बहुत खून खराबा हुआ उस टाइम पे। तो उनका बुद्धिज्म की जब बुद्धिज्म आया उनके टाइम में, तो बुद्धिज्म की जब उन्होंने शिक्षाएं पढ़ी, जब जो उनकी उन्होंने जो टीचिंग्स की, उससे उनका जो कहते हैं ना एकदम उनका सोल चेंज हो गई कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो अहिंसावादी बन गए, बिल्कुल एकदम कोई हिंसा, कोई किसी तरह की हिंसा नहीं, बिल्कुल सब कुछ उन्होंने सबको समान माना। सोसाइटी के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए, समाज को एक नई दिशा दी। तो वहां पर उस टाइम वैसी एजुकेशन, तो वहां सोसाइटी चेंज हुई एकदम। कहाँ तो आपकी कहते हैं ना खून खराबे वाली लाइफ थी, अब बिल्कुल सब चीजें खत्म हो गई। अशोक ने सब कुछ खत्म कर दिया और सामाजिक कल्याण के लिए काम किया। तभी उनको क्या कहा जाता है, द ग्रेट सम्राट बोला जाता है। जो अशोक थे वो ग्रेट सम्राट थे, उन्होंने समाज कल्याण के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छी एजुकेशन दी, बहुत अच्छी समाज के लिए कल्याणकारी कार्य किए उन्होंने। तो इसलिए उस टाइम की सिचुएशन चेंज हुई, फिर से चेंज हुई और एकदम बहुत तेजी से चेंज हुई ये चीजें। अब हम आगे आते हैं, अगर हम देखते हैं, हम बिफोर इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। अगर बिफोर इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो हम हमारे यहाँ अंग्रेज लोग आए, है ना, ब्रिटिश। उसके पहले तो मुगल भी आए, बहुत सारी चीजें आई, मुगलों ने अपने तरीके से चीजें की। फिर अगर हम बात करते हैं अभी की, अंग्रेज आए। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने हमारे जो इंडियंस लोग थे उनको एक ऐसी एजुकेशन देनी स्टार्ट की कि अपना जो लिटरेचर था उनका, उन्होंने अपने लिटरेचर को हमारे इंडियंस को थोपा। उन्होंने कहा इंग्लिश ही पढ़ो और इंग्लिश में ही चीजें करो, सब कुछ। मिशनरी आए बहुत सारे, उन्होंने उनको कन्वर्ट किया। समाज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेंजेस आ रहे थे। कहीं आपको रिलीजियस चेंज कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, तो वो भी एक बड़ा परिवर्तन था, बड़ा चेंजेस था सोसाइटी का। अब जब हम बात करते हैं अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने पढ़ाया, क्लर्क बाबू बनाए। कहते ना, यहाँ पर उन्होंने एक लॉर्ड मेकाले हैं, लॉर्ड मेकाले का फिल्ट्रेशन थ्योरी है, उसमें उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ आप गिने चुने लोगों को पढ़ा दीजिए, जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है लॉर्ड मेकाले की। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ गिने चुने लोगों को पढ़ाइए, बाकी तो छन के नीचे अपने आप चली जाएगी एजुकेशन। तो उन्होंने हमारे जो भारतीय थे उनको क्लर्क बनाया, बाबू बनाया। जब यहाँ पर भी, यहाँ एजुकेशन के थ्रू देखिए अब चेंज आए, चाहे वो बाबू ही बने, कम उनको लोअर पोस्टों पे रखा गया, लेकिन चेंजेस तो आए ना सोसाइटी में, पढ़े लिखे तो हुए। कुछ उनसे कहते हैं ना, एक फैमिली में एक पर्सन भी पढ़ जाता है तो चीजें चेंज हो जाती हैं एक फैमिली की। तो जब वहाँ बहुत सारे उन्होंने बाबू क्लर्क बनाए बहुत सारे, तो वहाँ भी एजुकेशन क्या हुआ, और लोगों पर भी उसका इम्पैक्ट आया, हमारी सोसाइटी पर इम्पैक्ट आया, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और हाँ, चेंजेस आए कैसे, कि जो हमारे यहाँ हमारी कहते हैं ना रूढ़िवादिता, अंधविश्वास जिसे कहेंगे, बहुत सारी बैड हैबिट्स हमारे यहाँ सोसाइटी में थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो चली आ रही थी हमारे यहाँ पर, लाइक सती प्रथा थी, अनमेस्ड मैरिज थी, वो बाल विवाह जिसे कहते हैं ना, अर्ली एज मैरिज। तो ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में चल रही थी उस टाइम पे। हमारे यहाँ चाहे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, आपके ज्योतिबा फूले हैं, आपके वो ये
मदन मोहन मालवीय जी हैं, ये एजुकेशन पर काफी काम कर रहे थे और समाज सोसाइटी के लिए काफी काम कर रहे थे, सोसाइटी को चेंज करने के लिए काम कर रहे थे, सोसाइटी को, क्योंकि सोसाइटी को चेंज मीन्स आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। बहुत सारे, इतने सारे मूवमेंट्स उस टाइम पर हो रहे थे, सब चला रहे थे, लेकिन उन मूवमेंट्स से भी चीजें, इम्पैक्ट तो आया सोसाइटी पे, पर वो बहुत बिल्कुल एकदम सटीक चीजें नहीं आई। तो जब ये अंग्रेज लोग आए, इन अंग्रेजों ने बाबू बनाए और ये सब चीजें करी, तो इन्होंने क्या किया, रूल्स बनाए कि भारतीय जो थे सिर्फ कर्म कांडों में फंसे हुए थे, अंधविश्वासों में फंसे हुए थे, सती प्रथा, बाल विवाह, इतनी सारी जो नेगेटिव समाज हमारा हो रखा था, उसके लिए इन्होंने लॉ बनाए, उससे वो चीजें समाप्त की। तो बड़ा बड़ा चेंज आया कि जो जाति बंधन था वो टूटा, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आया हमारे समाज पे कि चीजें थोड़ा समाप्त हुई, थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो वंचित समाज था उसको एक समाज में जगह मिलने स्टार्ट हुई। उसके बाद आपका जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने थोड़ा सा कहीं ना कहीं सामाजिक जो बंधन थे, जो हमारे आपस में इंटरेक्शन थे, उनमें कहीं कुछ कहीं बेनिफिट हुए, तो समाज ऐसे चेंज होता रहा। अब आगे अगर हम देखते हैं अदर कंट्रीज में, अगर हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो ये चीजें हो ही थी सोसाइटी में, इसके लिए ये बिफोर इंडिपेंडेंट भी अंग्रेजों ने किया और आफ्टर इंडिपेंडेंट जो हमारा यहाँ पर इंडियन हमारी जो भी गवर्नमेंट आई, उसने समाज सोसाइटी के लिए अपने तरीके से जो हमारे लोगों को जिस तरह की एजुकेशन थी उसकी व्यवस्था की, तो बहुत बड़े बिग चेंज आए उस टाइम पर। ऐसे ही अगर हम बाहर की कंट्री की बात करते हैं, बाहर बाहर की कंट्री में जो थे आपके 1970 में जो आपका वो हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था रसिया का, उसमें भी उन्होंने क्या किया, जो वो थी सोशल चेंज के लिए, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन की व्यवस्था की बहुत, जो वो रेवोल्यूशन के बाद जो चेंजेस किए उन्होंने, एजुकेशन को एक्सेप्ट किया, ऐसी एजुकेशन को जो उसके अकॉर्डिंग उनको सूट करी। ऐसे 1970 में रसिया का हो गया, जो एजुकेशन पर उन्होंने फोकस किया। फिर जो नेपोलियन था, यहाँ का फ्रांस का था नेपोलियन, नेपोलियन ने खुद ही कहा, उसने कहा कि जो हमारे उन्होंने कंसीडर किया स्कूल्स को, उन्होंने कंसीडर किया इंस्टीट्यूशंस को, जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन से उन्होंने उसको कंसीडर किया कि यही समाज सोसाइटी को परिवर्तन के बहुत बड़े रोल अदा कर सकते हैं। तो उन्होंने भी माना, जो कि फ्रांस के ये डिक्टेटर थे नेपोलियन, इन्होंने भी माना। तो बाहर भी उन्होंने एजुकेशन को माना कि सामाजिक परिवर्तन का बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जर्मनी के हिटलर, उन्होंने जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जर्मनी के हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा हुआ, उसके बाद उन्होंने एजुकेशन की व्यवस्था ऐसे चेंज की कि उन्होंने जो स्कूल्स में 80% टीचर्स को निकाल दिया और उन्होंने फिर अपने तरीके से व्यवस्था अपने वहां पर की। तो ये देखिए इतने बड़े चेंज थे बाहर की कंट्रियों में भी और इंडिया में भी, जो एजुकेशन है कैसे सोसाइटियां चेंज हो रही हैं। बाहर अगर देखेंगे, बाहर की कंट्रियां देख लीजिए, आउट ऑफ कंट्री चले जाइए और कंट्री में चले जाइए, किस तरह से हमारे चीजें चेंज हो रही हैं, कैसे हमारी सोसाइटी, कैसे हमारा समाज, एजुकेशन किस तरह से इम्पैक्ट डाल रही है हमारी सोसाइटी पे, हमारे समाज पे। तो ये आपका हो गया कि कैसे रिलीजियस बेस, तो यहाँ पर हम देख। और अब अगर हम बात करते हैं कि जो एजुकेशन तो इम्पैक्ट डालती ही है, लेकिन जब हमारी सोसाइटी, दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशन है, दोनों का ही कंटिन्यू प्रोसेस है, दोनों ही, चाहे एजुकेशन हो चाहे सोसाइटी हो, दोनों ही एक दूसरे का रिलेशन, दोनों के साथ दोनों एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालती हैं। अब एजुकेशन का इम्पैक्ट हमने देखा, वैसे ही जब हमारी सोसाइटियां चेंज हुई, जब हमारा समाज चेंज हुआ, तो हमारे समाज में अगर चेंजेस हुए, वो एजुकेशन ने किए। अब एजुकेशन तो कर ही रही है, लेकिन समाज में फॉर्मल और इनफॉर्मल अदर डिफरेंट तरीके से चेंज होते हैं। अब जो सामाजिक चेंजेस होते हैं
वो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था में उसको लागू किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो समाज भी शिक्षा पर इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि जब समाज में चेंज होंगे, जब समाज का रहन सहन, समाज की वैल्यू, समाज की आपके जो बिलीव्स होते हैं, समाज में जो भी चीजें होती हैं, समाज की जो नीड्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जब समाज चेंज हो रहा होता है तो समाज फिर शिक्षा की व्यवस्था वैसे ही करता है। तो समाज भी शिक्षा पर, एजुकेशन पर इम्पैक्ट डालता है, दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरह से दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कैसे हमारी जो सोसाइटी है, कैसे समाज हर एवरी टाइम चेंज हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। एजुकेशन हमारा ये किस तरह से इम्पैक्ट डाला। तो चलते हैं, आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका अपना चैनल है अनुष्ठान। इस लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।